तो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रिक मन्नत पे। और आज हम फिर जुड़े हैं सौरभ के साथ। तो सबसे पहले शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। कैसा रहा कल का दिन? जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कल का मैच बारिश के कारण स्पॉइल हो गया और मैच जो भारत जीत सकती थी वो ड्रॉ हुआ। तो इस पे आपके कमेंट। हाँ, मुझे भी बहुत दुख हुआ क्योंकि अगर आप बात करें तो ये मैच में पूरा इंडिया ड्राइविंग सीट पे था। अगर आप जीत का परसेंटेज बोले तो मुझे लग रहा था 80% इंडिया की तरफ और 20% इंग्लैंड की तरफ। तो मुझे तो अफसोस हुआ कि इंडिया का एक जीत है जो मिस हो गया। बट कोई नहीं, इंडिया को पहले मैच से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा और इसका परिणाम आप आगे आने वाले मैचों में देख सकते हैं। बट इंडिया की काबिले तारीफ करनी होगी, जिस तरह इंडिया के खासकर बैट्समैन प्लस बॉलर दोनों ने अपना काफी बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। सबसे बढ़िया पॉजिटिव बुमराह रहे हैं, जो कि फाइनल में पूरे ऑफ कलर थे। बट अपने पहले मैच में उन्होंने 9 विकेट लेके बता दिया है क्यों वो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर में से काउंट किए जाते हैं। सो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऐसा फॉर्म अगर बुमराह के पास रहे तो इंग्लैंड के लिए भाई मुसीबत है। और शायद उन्होंने हम लोग को गलत भी प्रूव किया है, क्योंकि लोगों ने जब प्लेइंग 11 चुना था तो उनको अपनी टीम में जगह नहीं दी थी। लेकिन आई थिंक उन्होंने हम लोगों को पूरी तरह से लगभग गलत प्रूव किया। बहुत ज्यादा। बुमराह से रिक्स नहीं भाई। या नो रिस्क विद बुमराह। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत ये मैच तकरीबन, अगर बारिश नहीं आती, अगर 50 से 60 ओवर का भी खेल होता तो बिल्कुल जीतती। लेकिन जैसा कि ये मैच होती है, अगर मान लीजिए आप जीता हुआ मैच ड्रॉ हो जाते हैं तो वो खिलाड़ी जिन्होंने परफॉर्म किया है उनकी मानसिकता पे कैसी असर होती है? क्योंकि आप जानते हैं कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, फिर आप जब नेक्स्ट गेम आते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूंगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ते फिर से अगर अब बारिश आ गई तो फिर मेरा परफॉर्मेंस बेकार चला जाएगा। तो क्या इस गेम का असर जो इस गेम में हुआ कि आप जीता हुआ मैच और जिस लाइक बुमराह ने जिस तरह से बॉलिंग की 9 ओवर, फिर अगले मैच में अगर वो आएंगे और यही सोच के आएंगे कि कहीं बारिश ना आ जाए, तो क्या इनका जो ये परफॉर्मेंस का असर, क्या रिजल्ट जो आया है उस पे पड़ता है नेक्स्ट गेम पे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अ, इस मैच का तो आप हटा ही दे, जो आप वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें, मुझे लगता है कि वो भी मैच इंडिया बारिश के कारण ही हारी। अगर बारिश नहीं आता और कंसिस्टेंट रूप में मैच चलता तो शायद विराट कोहली 49 पे आउट ना होता, क्योंकि वो बहुत बढ़िया सेट हो चुका था और बारिश के कारण ही वो सेशन के बाद आया और आउट हो गया। तो बारिश का प्रभाव तो बिल्कुल बैट्समैन में पड़ता है, क्योंकि इंग्लैंड ऐसा जगह है वहां पे बैट्समैन कभी सेट नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे बॉल पूरे दिन हिलती रहती है। और ऊपर से आपको 1 घंटा आप बैटिंग करें, ऊपर से बारिश आ जाए, बार बार खलल डाले, तो बैट्समैन के लिए तो काफी मुसीबत होता है। और वहीं बॉलर के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो जाता है, क्योंकि उन्हें बार बार बैट्समैन को आके जमना पड़ता है और बॉलर उसका फायदा उठा के निकल लेते हैं। तो एज अ बैट्समैन तो मैं बताता हूँ कि बैट्समैन के लिए काफी दिक्कत है ये बारिश। और सबसे बड़ी बात की क्रिकेट का मैच में इंटरेस्ट आ जा रहा है, बट बारिश के कारण खत्म हो जा रहा है। जो और इंग्लैंड काफी फ्रस्ट्रेटिंग कंट्री हो गई है क्रिकेट कराने के लिए अभी। मुझे तो लगता है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए जो यूएई का चयन किया गया वो सबसे बेस्ट है। अगर इंग्लैंड में रहता तो फाइनल के दिन भी बारिश आ सकती थी। तो जिस इंग्लैंड। जिस तरह से बांग्लादेश अभी परफॉर्म कर रही है, क्या आप उनको अंडरडॉग मानते हैं? इंडिया हरा देगा। इंडिया हराएगी ये तो पता है, लेकिन बांग्लादेश ने जिस तरह से खेल दिखाया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हालांकि मैं क्रिटिसाइज भी करना चाहूंगा, क्योंकि इतनी गंदी पिच आप इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले आप इतनी गंदी पिच दे के सिर्फ मैच जीतने से कुछ होता नहीं है, ये आपको पता है। तो आई थिंक बांग्लादेश को इतनी खराब पिच पे आई थिंक नहीं देनी चाहिए थी ऑस्ट्रेलिया के बट खिलाफ। पिच को पिच भी काफी मैटर करती है। और जो पिच अभी जो जहाँ मैच हो रहा था बांग्लादेश में, काफी स्लो विकेट थी बैट्समैन के लिए। आप देखिए, कोई भी साइड का बैट्समैन इतना कंफर्टेबल नजर नहीं आया रन बनाने में। या तो आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें या बांग्लादेश की। अब 20 ओवर में 104 रन, ये कैसा स्कोर है? ऊपर से ऑस्ट्रेलिया भी लगभग लगभग
एक ओवर में 5 छक्का लगाने के बाद भी हार के कगार पर पहुंच चुका था। तो ये सारा क्रेडिट वहां के पिच को जाता है। क्रिश्चियन जिन्होंने वो 15 गेंद में 39 रन की पारी ना खेली होती तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया फिर से हारती, क्यों? चौथा हार, कंजिक्यूटिव फोर्थ हार मिल जाता ऑस्ट्रेलिया को। वो फोर्थ मैच ऑस्ट्रेलिया ने कल जीत लिया था, तो हाँ, तो अच्छी बात है क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऑस्ट्रेलिया के खेमे में एक जीत आई है। बट ऑस्ट्रेलिया की टीम भी तो कमजोर है। टीम में डेविड वार्नर भी नहीं है, ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, अगर आप बात करें तो उसमें एरन फिंच नहीं है। तो बड़े बड़े प्लेयरों का अब्सेंस उस टीम में जरूर है और ये कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। वर्ल्ड कप जब आएंगे सारे टीम एकत्रित होगी तो उस समय वो बेटर परफॉर्म करेंगे। और अगर शायद इस टीम में अगर मैक्सवेल होते, अगर स्मिथ होते या फिर डेविड वार्नर होते तो ऐसे नहीं खेलते, क्योंकि वो स्पिन को बहुत ही अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेविड वार्नर, और सबसे बड़ी उन लोगों का अगर प्लस फैक्टर बात करें तो आईपीएल, क्योंकि वो आईपीएल में हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं और इंडिया के पिच में हमेशा से घुमाव रहता है। तो उन लोगों को अच्छा खासा प्रैक्टिस इंडिया में मिल जाता है। और डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, ये सब अकेला मैच विनर है, तो कुछ कहना ही नहीं है। बट ऑस्ट्रेलिया ने अब पहले वाली बात नजर नहीं आ रही है। बट जिस तरह हम लोग शिखर धवन को आईसीसी का किंग बोलते हैं, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया बड़े अगर मैच जीतने का बात करें, फाइनल जीतने का बात करें, तो वो आईसीसी के किंग कहलाती है। तो देखना पड़ेगा कि वो कैसा परफॉर्म करती है। हालांकि मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि जब से उन्होंने येलो जर्सी को बदला है, आई थिंक येलो जर्सी शायद उनके लिए एक गुड फैक्टर था, सीएसके के लिए भी एक गुड फैक्टर था येलो जर्सी। और हमने देखा है कि जब से ऑस्ट्रेलिया ने येलो जर्सी को बदला है ना, तब से उनका परफॉर्मेंस आई थिंक ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहा है। तो तो क्या उधर आप से मानते बहुत हैं सारे कि प्लेयर भी बदल गए हैं इस टीम के, तो दिखेगा ही ऐसा परफॉर्मेंस पहले का। हालांकि मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते, हम आएंगे लौट के इस डिस्कशन पे इंडिया और इंग्लैंड की, बट उससे पहले आपने देखा ही होगा परसों कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, ओके, ओलंपिक्स में। सो आपने अगर कभी कोई मैच जीता होगा तो जैसे इन्होंने तो गोल्ड मेडल जीता, वो भी टोक्यो ओलंपिक्स जैसे में, और भारत का झंडा लहराया, राष्ट्रगान लहराया इतने बड़े 206 कंट्री के वो माहौल में। तो कभी भी आप जीतते हैं तो कैसी फीलिंग्स होती है इन बंदों के पास, इस पे थोड़ी सी कमेंट करेंगे आप? यानी जीत के बाद कैसी फीलिंग्स आती है इन बंदों में, या आप आपने अगर कभी मैच जीता होगा, क्रिकेट खेले होंगे, मैच जीते होंगे, कैसी बात फीलिंग्स होती करें है तो जीतने की? ऐसा कभी लगा नहीं कि वो मेडल केवल नीरज चोपड़ा ने जीता है। ऐसा लगा कि वो मेडल पूरे भारत ने जीता। और सच में वो मेडल पूरा भारत का है, तो एकदम अपना वाला फीलिंग आता है। और सबसे पहले मैं नीरज चोपड़ा को कंग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें मौका दिया पूरे भारतीय को खुश होने का। पूरे क्योंकि 12 साल बाद इंडिया के पास गोल्ड मेडल आया, और जो जो गोल्ड मेडल है खुशी है। 100 एथलेटिक्स में करीब 100 ईयर के बाद कोई गोल्ड मेडल हाँ, आया। जैसे कि बताया जाता है, मिल्खा सिंह का सपना था कि कोई गोल्ड मेडल आए। बट वो इधर 2021 में शायद उनकी अ, अ, निधन हो गया। तो बट जहां भी वो होंगे वो काफी खुश होंगे, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने उनके बाद क्या नाम है उनका, अब एक इससे पहले एक गोल्ड मेडल आपका जो लाए थे, उनका नाम था अभिनव चेस अभिनव, में, अभिनव बिंद्रा। तो क्या अभी इस, नीरज, इस ओलंपिक की बात कर रहे हैं आप? इस ओलंपिक में तो मात्र एक मेडल 2012, इससे पहले 2012 में। हाँ हाँ, तो उनको उनके साथ अब एक और हो गया नीरज चोपड़ा। तो काफी खुशी मिला ये जान के। और मैं तो चाहूंगा कि अगले ओलंपिक्स में एक नहीं, इंडिया के पास काफी सारे गोल्ड मेडल आए, क्योंकि ये जो गोल्ड मेडल है मुझे लगता है कि क्रिकेट के वर्ल्ड कप से भी बड़ा मेडल है। और या अलग ही फीलिंग्स होती है, क्योंकि आप जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट में आप 10 कंट्री 16 कंट्री इतनी होती है, लेकिन अब जब ओलंपिक्स की बात करते हैं यहाँ पे बहुत सारे देश भाग पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पे जीतना एक बहुत बड़ा। वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे अपने नेशनल एंथम को सुनने का जो फीलिंग है ना भाई, बहुत ही तगड़ा है। और
बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि जिस तरह और वो हमको कहीं ना कहीं लास्ट मतलब ओलंपिक्स कल खत्म हुई है तो 7 तारीख यानी जस्ट ओलंपिक्स खत्म होने के एक दिन पहले आपको सुनने को मिली। हमको इतना करना पड़ा, लेकिन बोलते हैं ना, तो अंत भला तो सब भला, और यही शायद टीम इंडिया के साथ ये में हुआ। ऐसा फीलिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे गेम के उतने रूल्स पता नहीं थे, बट फिर भी मैं देख रहा था कि इंडिया जल्दी जीत जाए ओलंपिक्स में। इस देखो तरह का फीलिंग है, जैसे मैं कि में बोलूँ तो ओलंपिक उतनी समझ में पूरी गेम नहीं आती, जो जैसे कि ये सब। बॉक्सिंग चल रहा था, उसका भी रूल मुझे पता नहीं था, बट मैं बैठ के देख रहा था कि इंडिया जीत जाएगी किसी या तरह से। इतना मैं दर्शकों को मैं बता सकता हूँ कि आपका झंडा जो है ना, वहां पे तभी लहराया जाएगा या आपका नेशनल एंथम तभी होगा जब आप गोल्ड मेडल लेके आएंगे। अगर आप कोई भी पदक जैसे ब्रॉन्ज सिल्वर लाते हैं तो आपका नेशनल एंथम नहीं बजेगा। अगर आप गोल्ड मेडल लाते हैं तभी जाके आपका नेशनल एंथम और बजेगा। ये मौका हम लोगों को नीरज चोपड़ा ने दिया, जो कि काफी प्राउड मोमेंट है पूरे इंडियंस के लिए, और इंडिया उसे सेलिब्रेट भी कर रहा है और करेगा भी। और मुझे लगता है कि 2024 में जो ओलंपिक्स होने वाला है, इसमें और काफी सारे गोल्ड मेडल आएंगे, हम लोग को बार बार मौका मिलेगा नेशनल एंथम सुनने का। तो बी रेडी। और जिस तरह से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी आगे आके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इसको, ये भी देख के अच्छा लगा कि और सारे जो प्लेयर हैं उन्हें प्रेरणा मिलेगी। और इस बार मेडल भी इंडिया काफी अच्छे खासे जीते हैं, और मुझे लगता है कि आगे इंडिया का रेशियो और बढ़ेगा। और हाँ, मुझे लगता है कि एक नहीं। कि ये जो ओलंपिक्स है ये भारत के लिए सबसे ज्यादा सफल ओलंपिक है, क्योंकि इससे पहले आपने 6 मेडल जीते थे 2012 के ओलंपिक्स में। और इसमें आपने 7 मेडल यानी 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ आपने 7 मेडल जीते हैं, जो कि सबसे सक्सेसफुल और आप है। बात करें तो इस बार काफी सारे मेडल बहुत ही थोड़े थोड़े मार्जिन से मिस हुए हैं। जैसे कि आप बात करें जो वुमेन्स का हॉकी टीम थी, उन्होंने भी अपना मेडल मिस किया, बट काफी बेहतर खेले। वो लोग सेमीफाइनल तक गए, ऑस्ट्रेलिया जैसे वर्ल्ड क्लास टीम को हरा कर उन्होंने अपना जगह सही करना बनाया। बट इंडिया इस पर काफी बेहतर वैसे खेले इंडिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। वो क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में हराया था। तो चक दे इंडिया मूवी जो थी, शायद उसी का एक टेलीकास्ट दिख रहा था, कि रिपीट टेलीकास्ट दिख रहा था, क्योंकि चक दे इंडिया में भी आपने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और यहाँ पर भी आपने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो कहीं ना कहीं मेरे को रिपीट टेलीकास्ट लग रहा क्वार्टर फाइनल था, क्वार्टर फाइनल इंडिया सेमीफाइनल शायद हार गया था। था। फिर जो भी हो, हम लोग को उतनी इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ी सी जितनी भी पता हो अपने दर्शकों को बता दे, बेटर रहेगा। वैसे हम आगे बात करना चाहेंगे। तो बात बात करना चाहेंगे कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि दोनों टीमें की बॉलिंग जो है ना, वो अच्छी हो ही रही है। भारत ने 20 विकेट चटकाए, उनकी भी बॉलिंग अच्छी लग रही है। सो आई थिंक दोनों टीमों के बीच के जो मैच के विनिंग मोमेंट जो है, यानी मैच के बीच का जो डिफरेंस है, वो कहीं ना कहीं बैटर प्ले कर रहा है कि जिस टीम की बैटिंग अच्छी खेली वो टीम मैच जीतेगी, क्योंकि बॉलिंग दोनों टीम की कहीं ना कहीं अच्छी है। हाँ बिल्कुल। और जैसे कि बैटिंग की बात करें, केएल राहुल, जो रूट, जो कि वर्ल्ड क्लास के प्लेयर हैं, काफी मजा आया उनकी बैटिंग देखने में। क्योंकि जब आप इंग्लैंड जैसे कंडीशन में आप रन बनाते हैं तो वो खुद में स्पेशल होता है। क्योंकि आप फ्लैट विकेट पे रन बना सकते हैं, बट इंग्लैंड में ऐसा नहीं हुआ कि आप कंफर्टेबली रन बनाए जा रहे हैं। वहां पे रन बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। सो वो जो जो रन जो निकलते हैं बैट्समैन का, और जो उसे देखने में मजा और सुकून आता है, उसका बात ही अलग है। अगर आप बॉलिंग की बात करें तो मुझे लग रहा था एंडरसन और कोहली का बैटल होगा, लेकिन ये हो ही नहीं पाया। पहले बॉल पे कोहली आउट हो गए। बट कोई नहीं, कोहली वापसी करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि बाउंस बैक करेंगे कोहली अगले मैच में। बट एंडरसन ने क्या बॉलिंग की पहले मैच में। और इंडिया की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, काफी मजा। लेकिन आप बात करें इंग्लैंड का टेस्ट का, तो वहां पे देखने में मजा आता है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। ऐसा नहीं कि बोरिंग जैसा कभी फील नहीं होता, क्योंकि काफी इंग्लैंड जैसा भी नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, यहाँ पे जब टेस्ट होते तो काफी मजा आता है। अगर इंडिया में स्पिनिंग ट्रैक हो तो और ज्यादा मजा आता है, ओवर ओवर विकेट गिरता है, तो काफी मजा आता है। जहाँ पे
बैट्समैन को दिक्कत होती है बैटिंग करने में, अगर वहां बैट्समैन रन बनाता है तो वो काफी अच्छा होता है किसी बैट्समैन के लिए, और वो देखने में दर्शक को भी सही लगता है कि हाँ ये बैट्समैन कुछ है। क्योंकि नॉर्मल पिच पे तो सारे रन बनाते हैं, डिफिकल्ट पिच पे जो रन बनाता है वो रियल बैट्समैन है। यहीं पे पता चलता है कि कौन अपने कंट्री का फ्यूचर है, कौन आगे क्या कर सकता है। ऐसे ही जो रूट का बड़ा नाम नहीं है वो काफी बार प्रूव किया और अभी भी प्रूव किया इंडिया में केएल राहुल। बट मेरा सवाल आपसे है कि विराट कोहली रन क्यों नहीं बना रहे हैं? आई थिंक पैंडमिक कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी जो है ना अपने पीछे लेके चली जा रही है। आई थिंक पैंडमिक में जो उनका करीब 1 साल उन्होंने गेम नहीं खेला, उनके वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे को फैक्टर लग रही है कि, और थोड़ी सी समय लगेगी। हालांकि उन्होंने इंडिया में इंग्लैंड के खिलाफ रन बनाया था, भले ही उन्होंने 100 नहीं किया था, 79, 89, 80, 90 ये स्कोर उन्होंने किया है। तो अभी लंबी सीरीज है और हम होप करते हैं कि उनका इस सीरीज में कहीं ना कहीं सेंचुरी का जो सूखा है वो खत्म भी होगा, और ये टीम इंडिया के लिए एक बेटर फैक्टर होगा। क्योंकि अगर विराट कोहली चले तो इस सीरीज में आई थिंक मेरे हिसाब से इंडिया बिल्कुल जीतेगी और हम इन टेस्ट में बेस्ट करके दिखाएंगे। अच्छा आप वैसे वैसे एक अच्छी बात है कि केएल राहुल का जो फॉर्म है वो वापस आ गया है, और ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव है। लेकिन फीलिंग सैड फॉर मयंक अग्रवाल, क्योंकि उनके ही एक पार्टनर ने आई थिंक मयंक अग्रवाल का टेस्ट कैरियर थोड़े दिन के लिए तो विराम लगा दिया मयंक अग्रवाल केएल राहुल मयंक अग्रवाल दोनों बचपन के ही फ्रेंड है, दोनों कर्नाटका की तरफ से खेलते भी हैं। है। बट अगर आप बात करें तो एज अ प्लेयर दोनों मुझे काफी पसंद है, और केएल राहुल तो खासकर क्योंकि अभी आप बात करें तो T20 और वनडे में तो उनका प्लेस फिक्स हो ही गया था, और मुझे नहीं लगता कि अब वन टेस्ट से भी उन्हें कोई बाहर करेगा। क्योंकि उन्हें जो मौका मिला है उन्होंने अपने दोनों हाथों से पकड़ा है, और उन्होंने पहले टेस्ट में करके दिखाया। मुश्किल पिच पर उन्होंने पहले इनिंग में 84 और दूसरे में 26। बट सबसे बड़ा बात ये रही कि वो काफी कॉन्फिडेंट दिखे अपने शॉट के प्रति। तो जैसे कि आप बात करें रोहित शर्मा, वो सेट होके अब जो उनकी सबसे मजबूत पक्ष है शॉर्ट बॉल, उस पर आउट हो गए, जो कि उतने बड़े बैट्समैन से उनको कंट्रोल करना चाहिए था। क्योंकि वो काफी बड़े बैट्समैन है और छोटी छोटी मिस्टेक उन्हें नहीं करनी चाहिए। बट अगर आप बात करें केएल राहुल, रोहित शर्मा का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ और वीकनेस भी बोले तो दोनों सेम ही है कि वो अगर उनको मारने वाली गेंद आती है ना तो वो मारने जाते हैं। वो ये नहीं, वो मारने वाले गेंद डिफेंस पे भरोसा नहीं करते हैं। और मेरे को ये सोच कहीं ना कहीं सकारात्मक लगती है। कभी डिसअपॉइंटेड होंगे, लेकिन अगर आपके पास मारने वाले गेंद आए तो आप बिल्कुल मारिए। क्योंकि अगर आप शॉट नहीं खेलेंगे, सिर्फ डिफेंस के ऊपर ध्यान देंगे, तो आई थिंक ये भी अच्छी बात नहीं है। तो मेरे को उन पे पूरा विश्वास है। बट और नहीं, मारने का यहाँ पे बात नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बस वो लास्ट ओवर ही था, उसके बाद शायद टी 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 होना था शायद मे बी, या स्टम्प्स स्टंप होना था, स्टम्प्स। तो एक ओवर आपका जब बचा हुआ है तो क्या जरूरत है उतना रिक्सी शॉट खेलने का? मेरा बोलना वो है, एज ए सीनियर प्लेयर आपको आपको रिस्की शॉट जितना कम हो सके उतना लेना चाहिए। हाँ आप जरूर खेलें, बट जब लास्ट ओवर है आपको पता है कि इस शॉट पे खतरा है, तो क्यों काहे का शॉट ऐसा खेलना, काहे का रिस्क लेना? तो नहीं करना चाहिए था ऐसा। बट वो रोहित शर्मा है, और शॉट वाला क्या हासिल करते हैं हम लोग को पता है। तो उस पर हम ज्यादा कमेंट हम नहीं करना चाहेंगे। या क्योंकि अगर विराट कोहली जीरो पे बना के अगर आउट हो रहे हैं तो रोहित शर्मा पे हमें कमेंट करना भी अच्छा नहीं लगता। बट अदरवाइज ऐसा बात नहीं है, विराट कोहली का नाम ही इतना बड़ा है क्योंकि जब विराट कोहली 50 अपना लगा लेते हैं तो अपने आप मन के अंदर 100 आ जाता है कि आज यही 100 आने वाला है। पे मैं आपको थोड़ा सा बताना आप चाहूंगा। मुझे कल जब मैच शॉट देख खेलना रहा चाहिए, था, बट आप मुझे ये बताइए विराट कोहली कितना रिस्की शॉट खेलते हैं? उनका पूरा शॉट जो होता है प्रॉपर ग्राउंड से जुड़ा, बहुत ही कम ऐसा शॉट होगा जो जिसमें रिस्क भरा पड़ा होता है, उसीलिए वो इतने सक्सेसफुल है। विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूट, हाँ ये लोग रन बनाते हैं बट विदाउट रिस्क। ये नहीं कि हवा में मार रहे हैं बॉल को। हाँ रिस्क लेना है तो सहवाग की तरह लीजिए, पृथ्वी शॉ की तरह लीजिए। बिल्कुल। हालांकि मैं कल एक स्टेट्स स्टैट्स देख रहा था कि
जो रूट और विराट कोहली या केन विलियमसन या स्मिथ में क्या डिफरेंस है? तो कन्वर्जन रेट जो है जो रूट का वो बहुत ही ज्यादा खराब है। वो करीबन 30 से 40 बार 50 से 70 के बीच में आउट हुए हैं, और अगर वो ना हो पाते तो शायद वो जो है ना उनका टेस्ट शतक ज्यादा होता विद रिस्पेक्ट टू कोहली। तो क्या दिक्कत आती है आखिर जो रूट के साथ कि वो जो 50 और 70 होती है उनको 100 में तब्दील नहीं कर पाते? जो रूट जो रूट तो अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। और दिक्कत क्या, क्रिकेट है, कोई भी आउट हो सकता है, बट कन्वर्ट नहीं कर पाना, मुझे ऐसा लगता है कि कंसंट्रेशन उनका उतना देर तक नहीं टिक पाता है, उसी कारण आउट हो जाते होंगे। आई और थिंक उन योगा वोगा कुछ करना चाहिए, मेंटल कंसंट्रेशन आना चाहिए। लेकिन मुझे जो लगता है वो फैक्टर है, क्योंकि मैंने जो स्टैट्स देखे हैं तो 2018 के बाद जितने भी इंग्लैंड ने गेम खेले हैं उनमें से किसी भी जो रूट के अलावा किसी भी प्लेयर का एवरेज 30 के पार नहीं है। यानी सारे बैट्समैन का जो औसत रन स्कोर है इंग्लैंड के बल्लेबाज का, एक्सेप्ट जो रूट 30 के करीब है। सिर्फ जो रूट का जो औसत है वो 50 के करीब है या उससे ऊपर है। तो 48 आई 48 रन में सामने भी। आई थिंक जो सामने वाले बल्लेबाज 30 रन बना के जो आउट हो जा रहे हैं 30 रन के औसत से, उनका प्रेशर आई थिंक जो रूट पे आता है, और इसी कारण से वो थोड़ा सा फंसते हैं और आउट भी हो जाते हैं। और ये मेरे को लगता है कि और कन्वर्जन जो रेट। रूट कमजोरी की बात करें तो जहां तक मैंने देखा है, जो रूट को अंदर आने वाली बॉल थोड़ा मोड़ा परेशान करती है। तो अगर जो रूट वहां पे अपना हल्का सा वर्क कर ले तो उन्हें और डिफिकल्ट होगा आउट करना। बट एज अ प्लेयर मुझे जो रूट में कहीं कमी नहीं दिखती। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ डिस्कशन करके। बहुत दिन बाद हम मिले, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। लेकिन जाते जाते मैं लोगों से दर्शक अनुरोध करना चाहूंगा कि प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिनों से आप लोग थोड़ी सी मतलब सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं या फिर वीडियो को उतना देख भी नहीं रहे हैं। तो थोड़े से इस पे ध्यान दें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके अगर कोई भी सवाल हो क्रिकेट से रिलेटेड या फिर किसी भी इवेंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें आस्क करें हमारा सोशल मीडिया हैंडल पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। सौरभ, आपका इंस्टाग्राम आईडी अगर आपको याद हो तो बता सकते हैं? सौरभ राज 29। ओके, और मानिस_उन्नत। तो ये दो रहे हमारे इंस्टाग्राम। तो आप इस पे जरूर अपने सवाल को भेजिए क्रिकेट से रिलेटेड, और जो भी होगी उस पे हम अगले वीडियो जब बनाएंगे तो उस पे हम चर्चा करेंगे और आपके सवाल के जवाब भी देंगे। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, और अपना प्यार दे हमें। चलिए सौरभ, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच। बाय थैंक यू। बाय। थैंक यू मनीष।